हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर रे ऑप्टिक्स का एक रैपिड रिवीजन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी खुद की लाइट होती है, यानी वो एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, फॉर एग्जांपल सन। और नॉन ल्यूमिनस जो होता है वो बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस है जिनके पास, ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जिनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है। उनके ऊपर जब लाइट गिरती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में दिखती है तभी वो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। अब जो लाइट है ना वो बेसिकली होती तो वेव नेचर है, बट हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है, यानी कि एक रे की तरह मूव करती है, इसीलिए इसे रे ऑप्टिक्स भी है ये। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या है, एक फिनोमिना है जिससे लाइट जो है वो बाउंस बैक करती है सेम मीडियम के अंदर। कहीं पे लाइट पड़ी और फिर बाउंस बैक करती है। रिफ्लेक्शन आपकी रेगुलर और डिफ्यूजन दोनों हो सकती है, डिफ्यूज्ड भी हो सकती है। रेगुलर यानी स्मूथ सरफेस के ऊपर और डिफ्यूज्ड यानी कि एक रफ सरफेस के ऊपर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है, तीनों की तीनों सेम प्लेन के अंदर लाई करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाई है मैंने, जिसमें इंसिडेंट रे यहाँ पे आके गिरती है और रिफ्लेक्ट करती है, और इसके अंदर परपेंडिकुलर सरफेस पे एक नॉर्मल रे हमने यहाँ पर दिखाई है। जो इन दोनों के बीच का एंगल है दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों जो एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे। और ये जो दोनों लॉज हमने पढ़े रिफ्लेक्शन के, वो दोनों लॉज तभी होल्ड फॉर एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो कर्व्ड हो, दोनों के लिए ही ट्रू है। ठीक है। अब यहाँ पर ना जब रिफ्लेक्शन की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी के अंदर, क्योंकि मीडियम सेम है इसलिए वेलोसिटी सेम है। और जब तक सोर्स ऑफ लाइट नहीं चेंज होगा तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी तो किसी एक स्पेसिफिक लाइट का एक प्रॉपर्टी है ना, तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, तो लेमडा यानी वेवलेंथ का भी चेंज नहीं होगा। हमें पढ़ रखा है हमने C इज इक्वल टू लेमडा म्यू, जबकि आपका फ्री स्पेस हो जब C की जगह पे V आ जाएगा किसी भी स्पेसिफिक मीडियम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो। इस यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्शन के टाइम पे ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, चेंज नहीं करती, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये बेसिकली हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स के लिए आता है। स्फेरिकल मिरर्स के अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स आता है। कॉनकेव कुछ इस तरीके का होता है, ये वाली साइड पॉलिश्ड होती है, यानी कि यहाँ से अगर कोई रे आ रही है हमारे पास लाइट की तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। अगर कुछ पैरेलल आ रहा है तो वो फोकस से पास करता है। ये फोकस पॉइंट होता है, जब पैरेलल लाइट आती है तो वहाँ से वो पास करता है। दिस इज कॉल्ड एज द पोल। और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो कि बेसिकली अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करूँ तो इसका सेंटर आता है। ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो फोकल लेंथ होती है बेसिकली ये आपकी रेडियस की हाफ होती है। एंड सिमिलरली यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होता है। बेसिकली ये जो होता है ना दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, और ये होता है आपका डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ पे ये ऐसे मान लो बहुत सारी रेज आ रही है, सब डाइवर्ज हो जाएंगी, और यहाँ पे अगर बहुत सारी आएंगी तो सब कन्वर्ज हो जाएंगी। यहाँ पे इस तरीके से चली जाती है। जब इसको हम पीछे हम मीट करते हैं तो ये फोकस के ऊपर मीट होती है। अगर कोई रे आपकी पैरेलल आ रही थी तो इसका जो फोकस है वो इस साइड पे आता है, और जो इमेजेस भी होती हैं वो वर्चुअल होती हैं। फोकस भी हमारा यहाँ पे वर्चुअल माना जाता है। रियल वो जो कि इस साइड पर आपकी इमेज बन रही है, जो कि एक्चुअल में मिल रही है, ये हमने ये अपीयर हो रही है यहाँ पे, यहाँ से आई है अगर हमारी आँख देखेगी, इसीलिए हमने इसे वर्चुअल फोकस बोला है। और पॉजिटिव वाला मैं आपको भी बताऊंगी। तो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, दिस इज फॉर रिफ्लेक्शन के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। f यहाँ पे आपकी फोकल लेंथ है, v आपका इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, और u आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर।
मैग्निफिकेशन की बात करूँ तो मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाय यू, यानी कि आपकी इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन की मैं आपको बताती हूँ। ऊपर वाली जो भी डिस्टेंसेज है वो पॉजिटिव में मेजर होंगे, नीचे वाले नेगेटिव होंगे, और जहाँ से आपकी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है वो वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव होगी, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगी। यूजुअली हमारी जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट में होगा, इसीलिए ये वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होती है, ये वाली नेगेटिव, इसलिए ये वाली सारी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे प्लस एफ और प्लस आर यहाँ पे यूज़ करा है मैंने, और यहाँ पे माइनस एफ और माइनस आर यूज़ किया है। यहाँ पे फोकस आपका रियल है क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे असल में थोड़ी पास कर रही है आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट, वो तो बस ऐसा अपीयर हो रही है कि वो यहाँ से आ रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे बोला कि वर्चुअल फोकस है। अगर हमारी इमेज भी हम ऐसे बनाएं तो हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, और अगर हमारी इमेज रियल के अंदर इस तरीके से, मान लो एक और लाइट आती वो भी ऐसे पास करती, तो यहाँ पे जो हमारी इमेज बनती वो रियल इमेज होती। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखते हैं। कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्ज, क्योंकि जो भी रेज आएंगे उसको ये डाइवर्ज करा देगा इस तरीके से, देखो डाइवर्ज होगी ना, एंड यहाँ पे ये कन्वर्ज करवा देगा इनको। अगर अब इस टेबल को आपको याद करना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज आपकी फोकस पे बनेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो आपके फोकस और कर्वेचर, आप ऐसे इमेजिन करो कि आपका ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी यानी इसके पीछे होगा कर्वेचर के, तो आपकी इमेज हमेशा इस वाले एरिया के अंदर बनेगी। एंड ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर होगा तो आपकी इमेज पीछे वाले एरिया में कहीं पे भी बनेगी, और अगर आपका यहाँ ही पे पड़ा होगा ऑब्जेक्ट तो आपकी इमेज भी यहीं पे बनेगी। एंड उल्टा जो पहले हमने पढ़ा था, अगर इन्फिनिटी पे पड़ा है आपका ऑब्जेक्ट तो आपकी इमेज फोकस पे बनेगी, एंड अगर फोकस पे पड़ा है आपका ऑब्जेक्ट तो आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं इजीली। ये एक पॉइंट डिफरेंट है, इसको आपको याद रखना है कि अगर फोकस और पोल के बीच में होगी यानी यहाँ पे, तो आपकी इमेज यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बनेगी, पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। इसका रिमार्क्स देख लेते हैं। हर केस के अंदर कॉनकेव मिरर में आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, एक्सेप्ट फॉर दिस एक्सेप्शनल चीज़ जहाँ पीछे बन रही है। पीछे तो वर्चुअली बनेगी ना, अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, और अगर वर्चुअल होती है तो वो हमेशा इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। और अब वो इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल बन रही है, याद रखना है ये एनलार्ज्ड बनती है। इसको आप याद रख सकते हो इस टेबल को एज इट इज़। और फिर यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड, फिर थोड़ी सी डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी, छोटी सेम साइज़ की बने क्योंकि सेम जगह पे बन रही है। इन्वर्टेड और बड़ी होगी, इन्वर्टेड तो है ही, ये बड़ी होगी, ये बहुत बड़ी होगी, ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर को कैसे याद करना है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है यानी इन्फिनाइट डिस्टेंस पे तो आपकी इमेज फोकस पे बनेगी, और इन्फिनिटी और पोल यानी यहाँ पे और इन्फिनिटी यानी बाकी किसी भी जगह पे रखा है इन्फिनिटी से पोल के बीच में तो आपकी फोकस और पोल के बीच में बनेगी। यानी कि अगर मैंने इन्फिनिटी से लेकर पोल यानी कहीं पे भी रखा है डिस्टेंस पे तो मेरी फोकस और पोल के बीच में यानी यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो बनेगी, ठीक है। यानी कॉन्वेक्स मिरर में कभी ऐसा नहीं होगा कि इसके यहाँ पे इमेज बन रही है, या तो फोकस पे बनेगी अगर इन्फिनिटी पे है, अगर इन्फिनिटी से कहीं आगे है तो फिर यहाँ पे बनेगी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे हमेशा आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, दैट इज़ वाई इरेक्ट भी है। यहाँ पे याद रखना हाईली डिमिनिश्ड है और यहाँ पे आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनती है। अगर फोकस पे बन रही है एग्जैक्टली तो फिर आपकी बहुत ही छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे कहीं पे बनेगी तो थोड़ी सी छोटी होगी, उससे कम। अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली, जब एक रे ऑफ लाइट एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, उसके अंदर ना चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, इसी वजह से आपकी जो लाइट है वो बेंड हो जाती है, और इसी फिनोमिना को मैं रिफ्रैक्शन बोलती हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जब आपकी कोई लाइट मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, क्योंकि हर मीडियम की अपनी अपनी स्पीड होती है लाइट की। जैसी स्पीड चेंज करती है उसकी बेंडिंग हो जाती है लाइट की,
उसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर अब रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयरर मीडियम वो होता है जहाँ पे स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, यानी वो काफ़ी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी कम होगा, वह जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू जिसका कम है और जहाँ पे स्पीड बड़ी तेज़ जा रही है हमारी लाइट, वो रेयरर है। जो डेंसर मीडियम है आपका, उसमें स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका काफ़ी ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेयरर, ज़्यादा है तो डेंसर, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय v, जो उसकी किसी स्पेसिफिक मीडियम में, वही उस स्पेसिफिक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, ठीक है। तो अगर मेरी कोई लाइट है वो रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो फिर जो नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड होगी, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। आपका यहाँ पे आई बड़ा होगा और आर आपका छोटा होएगा। जिस मीडियम में होती है उसे हम 1 कहते हैं, जहाँ पे जा रही होती है उसे हम 2 मीडियम, सेकेंड मीडियम कहते हैं। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर। अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो फिर वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे स्पीड उसकी ज़्यादा है तो वो बेंड अवे भी करेगी, तो उसे कॉम्पनसेट कर लेगा। और यहाँ पे उसकी स्पीड बहुत कम है तो इसलिए वो बेंड टुवर्ड कर देगी, ठीक है। यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी छोटा होगा एज कम्पेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। दिस इज़ योर फर्स्ट मीडियम, दिस इज़ योर सेकेंड मीडियम। अब अगर मैं बात करूँ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, तो साइन आई बाय साइन आर, आई और आर सेम नहीं होते हैं यहाँ पर साइन आई बाय साइन आर की जो रेशियो होती है दैट इज इक्वल टू μ2/μ1। अब μ2 आपका सेकंड मीडियम का है, ठीक है। आई एंगल आपका फर्स्ट मीडियम का था, तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि साइन आई वाला के अंदर जो भी है μ1 इज इक्वल टू साइन आर इंटू μ2। इसको अगर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ठीक है, μ2/μ1 आएगी। अब v और जो म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमने देख ही लिया, तो इसका हम v1/v2 भी कर सकते हैं, फिर λ1/λ2 भी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, ठीक है। ये आपका स्नेल्स लॉ था, मैंने इसको पूरा अच्छे से कंबाइन करके लिख दिया है। देन आपका है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे, सब की सब एक प्लेन के अंदर लाई करेंगी। स्पीड आपकी यहाँ पर चेंज होगी और लेमडा भी आपका चेंज होगा, क्योंकि आपके मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए स्पीड चेंज होगी। पर अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट सेम है तो फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी सेम रहेगी, बट आपका जो लेमडा है वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर, जब रेयरर से डेंसर यानी कि बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि आपका आई इज ग्रेटर देन आर, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2/n1। यहाँ पे बेसिकली आपका n इज बेसिकली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप यहाँ पे म्यू भी लिख सकते हो, μ2/μ1। ये आपका स्नेल्स लॉ था। अगर हम बोलें कि इफ़ द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी कि वो रेयर टू डेंसर आ रही थी, मैं कहती हूँ उसको मैंने वापस से रिफ्लेक्ट करवा दिया by placing a plane mirror normal to the refracted ray, it now travels from denser to rarer। अब वो denser to rarer जाएगी, यानी मेरी इस तरीके से लाइट कुछ आई, मैंने यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दिया, वो वापस से रिफ्लेक्ट करके अब वो denser to rarer जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, साइन आर, अब उसका जो आर होगा वही उसका इंसिडेंट एंगल बन जाएगा, और साइन आई आपका रिफ्रैक्टेड, ये n1/n2 के बराबर आ जाएगा। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा μ2 है इज़ इक्वल टू 1/μ1 हो जाएगा। यहाँ पे μ2 इज़ बेसिकली आपका μ21, यानी 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, एंड ये μ1 जो है इज़ विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। तो इससे मतलब द पाथ ऑफ द लाइट इज़ रिवर्सिबल, ठीक है। इसके बाद है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब यहाँ पे ग्लास की स्लैब है, बाहर आपकी एयर है, तो ये आपका रेयर मीडियम है, आपका डेंसर मीडियम है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे गई इस तरीके से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आ जाएगा, और ये आपका डिविएटेड एंगल हो जाएगा, क्योंकि वैसे उसको जाना इतना ऐसे था पर वो ऐसे चली गई, ठीक है। और फिर वो अब यहाँ पे डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा, तो ये आपकी इमर्जेंट रे होगी।
वैसे उसको यहाँ पे ऐसे आना चाहिए था बट आया ऐसे, तो ये इसकी लेटरल शिफ्ट मानी जाती है। और जो इमर्जेंट यानी यहाँ से जो बंदा देख रहा है उसको लगेगा कि जो उसका ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे पड़ा होगा, ये आपकी नॉर्मल शिफ्ट होती है। यानी अगर मैं ग्लास के थ्रू देख रही हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट चाहे इतनी दूर पड़ा है वो मुझे इतनी दूर ही दिखेगा, यानी जो डिफरेंस होगा दोनों के अंदर दैट इज कॉल्ड एज आपका नॉर्मल शिफ्ट। इसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू है और इसकी थिकनेस को मैंने टी बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं नॉर्मल शिफ्ट निकालना चाहती हूँ कितनी है, डेल्टा एक्स से मैंने रिप्रेजेंट किया है नॉर्मल शिफ्ट, यानी इतनी ये वाली शिफ्ट मैं निकालना चाहती हूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू टी इंटू 1-1/u। और म्यू जो है यहाँ पे आपका दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ द स्लैब, यानी स्लैब का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय जो मीडियम का है। अगर एयर है तो 1 कर देंगे, अगर कोई और मीडियम है फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो उसका जो गिवन होगा वो लिख देंगे। लेटरल शिफ्ट का क्या फॉर्मूला होगा, टी से मल्टीप्लाई कर रखा है हमने साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कोस आर, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। फिर अगर रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ निकालना हो तो दैट इज इक्वल टू म्यू। कभी कभी हम ऐसे पानी के अंदर दिखता है ना कि हमारा जो कोई सिक्का है या कोई भी चीज़ है उस वो रियली कहीं और होती है और हमें जो दिखती है डेप्थ वो कुछ और होती है, तो जो इसका रेशो होता है दैट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो आर की वैल्यू मुझे कैसे, अगर मान लो आई की वैल्यू तो मुझे दी होगी, ये जो एंगल आर है इसकी वैल्यू मुझे कैसे निकालनी है वो मैं यहाँ से निकालूंगी, साइन आई बाय साइन आर μ2/μ1 करके निकालूंगी। μ2 यहाँ पर ये होगा, μ1 आपका ये होगा, ठीक है। इसके बाद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आपको मैं बताती हूँ। जब मैं किसी डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जा रही हूँ तो बेसिकली क्या होता है, मेरा एक डेंसर से रेयर, यानी मान लो ग्लास से एयर की तरफ वापस जा रही हूँ, तो मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जैसा भी होगा मैं ऐसे बेंड होके बाहर निकल जाऊंगी, है ना। अब डेंसर टू रेयर जा रहे हैं यानी बेंड विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। एक ना क्रिटिकल एंगल होता है, अगर उस क्रिटिकल एंगल मान लो 45 डिग्री है, अगर मैंने 45 डिग्री से मान लो 30 डिग्री है तब तक तो कोई बात नहीं, 20 डिग्री पे मेरी इंसिडेंट हो रही है तो कोई बात नहीं, आपकी नॉर्मल हो जाएगी रिफ्रैक्शन, ठीक है। बट जैसे ही मेरा 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाती है मेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपकी वो डेंसर से रेयर में नहीं जाएगी, फिर वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, फिर वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी बेसिकली, और फिर आपकी रिफ्लेक्शन का हो के वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। यही यहाँ पे दिया हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना है जिसमें आपका जो रे है वो डेंसर टू रेयर में जा रहा होता है, वो पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, वहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो पाती। जैसे ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड कर जाता है एक सर्टेन वैल्यू से, उसी सर्टेन वैल्यू को हमने क्रिटिकल एंगल बोला है। अच्छा, अगर TIR होनी है तो बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। पहली है डेंसर टू रेयर जानी चाहिए, यानी कि जैसे ग्लास टू एयर, वाटर टू एयर, ऐसी तरीके से जानी चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मान लो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और मेरा जो है क्रिटिकल एंगल दोनों इक्वल आ जाते हैं, फिर क्या होगा, ये इस तरीके से इसको यहाँ पर बेंड होके इस तरीके से जाना था ना, बट ये बताइए क्या हो जाएगा, दिस विल गो दिस साइड, इस तरीके से जाएगा। अगर मेरा नॉर्मल रिफ्रैक्शन होती तो ऐसे हो जाता, ऐसे या ऐसे, जैसे भी होना है ना, तो इस तरीके से मेरी रिफ्रैक्शन हो जानी थी नॉर्मली। बट अगर मेरा आई क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो इस तरीके से हो जाएगी, और अगर मेरा आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो मेरी रिफ्रैक्शन कुछ इस रिफ्रैक्शन नहीं होगी और TIR हो जाएगी, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। क्रिटिकल एंगल क्या है, द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज रेयर इन रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री, यानी फिर वो इस तरीके से होता है। ऐसा एंगल जहाँ पे अगर मैं इंसिडेंट करूँ उस एंगल से तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है, इस एंगल पे रिफ्रैक्ट करेगा 90 डिग्री पे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी कि जो म्यू है इज इक्वल टू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन सी, म्यू यहाँ पे μ2/μ1 ही है, और साइन सी आपका बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, जहाँ पे म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम।
आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम। यहाँ पे आपकी इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा उतना छोटा मेरा क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जितना बड़ा मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना छोटा मेरा क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। TIR इज मतलब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी TIR होने के, ठीक है। TIR जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा फ्रॉम मोर एफिशिएंट देन रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, क्योंकि 100% रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन से भी ज़्यादा ये एफिशिएंट होता है और ये इंडिपेंडेंट है वेवलेंथ के, ठीक है, आइडियल कंडीशंस में। इसके बाद इसमें फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं वही आपका स्नेल्स लॉ है, ये क्रिटिकल एंगल वाला याद रखना है, और कंडीशन क्या है कि आई आपका सी से बड़ा होना चाहिए। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, और भी कई सारी चीज़ें हैं कि, तो पहला आता है माइलेज। हॉट डेज़ के अंदर हमें जो पानी अपीयर होता है, इल्यूजन होती है वाटर की, वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा ग्राउंड के ऊपर वाली जो एयर होती है वो रेयर मीडियम की तरह एक्ट करती है और ये डेंसर मीडियम की तरह करती है, और यहाँ पे आपकी TIR हो जाती है। लूमिंग क्या होता है, बेसिकली ये कोल्ड रीजन्स के अंदर होता है। यहाँ पे आपको क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स जो है आपको ऐसा लगता है कि हायर पोजीशन पे हैं एज कम्पेयर टू द एक्चुअल पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे आपकी ये डेंसर की तरह एक्ट करता है और ये रेयर की तरह एक्ट करता है। ऑपोजिट होता है बिल्कुल माइलेज से। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड क्यों होता है, TIR की वजह से होता है। डायमंड का बहुत ही हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी बहुत ही लो क्रिटिकल एंगल होगा, यानी जो TIR है वो बहुत इजीली हो जाता है, यानी क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा। अब जो इंसिडेंट रे है वो 24 डिग्री से अगर ज़्यादा होती है, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं होने के, तो अब मल्टीपल TIRs होते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम लाइट हमें दिखती है और वो बहुत ही ब्राइटली चमकता है डायमंड। देन ऑप्टिकल फाइबर क्या है, बेसिकली ये इसे हम क्लेडिंग कहते हैं, जो बाहर का रीजन है और ये अंदर का कोर होती है। जो कोर होता है इसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी ये डेंसर मीडियम की तरह वर्क करता है, और क्लेडिंग हमारी रेयर मीडियम की तरह करती है, और यहाँ पे भी आपकी TIR होती रहती है, जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंसेस हम ट्रैवल कर पाते हैं मिनिमल लॉस, क्योंकि सारी ऐसे 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 जिगजैग में मूव करती है रिफ्लेक्शन हो के, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन, एंडोस्कोपी और इंटरनेट केबल्स में हम इसे यूज़ करते हैं। सिल्वर अपीयरेंस ऑफ एयर बबल, एयर बबल जो होता है वो हमें सिल्वर अपीयर क्यों होता है, लाइट जो है वो वाटर से एयर बबल में मूव करती है, तो डेंसर टू रेयर मूव करती है, यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से TIR होता है और शाइनी सिल्वर सरफेस हमें दिखाई देता है। सिल्वरिंग ऑफ क्रैक, अगर ग्लास में कोई क्रैक हो तो सिल्वर क्यों दिखता है, क्योंकि जो क्रैक है बेसिकली उसमें एयर होती है, वो रेयर मीडियम होता है, ग्लास आपका डेंसर मीडियम होती है और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो TIR होती है और हमें ब्राइट एंड सिल्वरी दिखाई देता है। अगर आई आपका कम होगा तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगी, आई सी के बराबर होगा तो ग्रेजिंग रे यानी कि आपकी 90 डिग्री पे चली जाएगी। आई आपका ज़्यादा हो जाएगा जब सी से, तो आपकी TIR हो जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद एक आती है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जैसे इस तरीके का एक सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है। यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होती है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट मीडियम लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होती है तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है, यहाँ पे μ1, ये μ2 है, ये आई है, दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंस्टेड ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे आपका बेसिकली क्या होता है, ये आपका R हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, यहाँ पे जहाँ पे जाती है यहाँ पे इमेज बन जाती है। तो यहाँ पे आपका अगर मुझे फॉर्मूला देखना है, N2/V, V आपका इमेज डिस्टेंस है, माइनस N1/U, N2 बेसिकली आपका म्यू, यहाँ पे म्यू लिखना चाहिए था मुझे, μ2 यहाँ पे ना मैंने म्यू और N दोनों यूज़ करा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, आप यहाँ पे चाहे म्यू लिख लो, μ2/V माइनस μ1/U, यानी μ1 में तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और μ1 को साथ में रखा है, और μ2 और इमेज डिस्टेंस को साथ में रखा है, इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे को जो मिलेगा μ2 माइनस μ1/R मिलेगा। R आपका ये है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। फिर आता है प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। प्रिज्म क्या है, बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम है जिसके अंदर 2 प्लेन रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज हैं जो कि इस तरीके से इंक्लाइंड होती हैं। अब जो एंगल जिस पे वो इंक्लाइंड होती हैं उसी को हम एंगल ऑफ प्रिज्म ए कहते हैं। मटेरियल आपका यूजुअली ग्लास होता है यहाँ पे।
रिफ्रैक्शन कैसे होती है प्रिज्म के अंदर, पहले एयर से प्रिज्म में जाता है यानी कि रेयर टू डेंसर, और फिर डेंसर टू रेयर जाता है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका I1 होता है, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होती है R1, फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है आपका I2, और एंगल ऑफ डेविएशन जो टोटल डेविएशन आई बिटवीन द इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे, वो डेविएशन का एंगल होता है। इसमें जो आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, जो डेविएशन कितनी होगी दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी दोनों इंसिडेंट के एंगल्स में से माइनस कर दो एंगल ऑफ प्रिज्म। और मिनिमम डेविएशन अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कंडीशन होगी, जब आपके I1 और I2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी आपके जो R1 और R2 हैं, पहला रिफ्रैक्टिंग से क्या हुआ दूसरे से, वो A/2 के बराबर होंगे और आपस में भी इक्वल होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अगर मुझे लिखना है क्या होगा, म्यू मुझे निकालना है, तो यहाँ पे मैं साइन A प्लस, ये मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन A/2 लिख दूंगी, और आपका म्यू आ जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो एंगल ऑफ मिनिमम, ये तो पता ही है, ठीक है। और ये आपका एक ग्राफ है जो NCERT में मेंशन है, इस साइड पे एंगल ऑफ डेविएशन यानी कितनी डेविएशन होगी जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। यहाँ पे आप देखो जब मेरा ज़्यादा था तो इस तरीके से आपकी धीरे धीरे कम हुई, और जब आपका आई जो है वो इमर्जेंट के बराबर हो गया, यानी I1 आपका I2 के बराबर हो गया, तो आपकी मिनिमम डेविएशन हुई, कि यही आपका कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन था। फिर उससे आप और कम करोगे तो भी बढ़ता जाएगा, उससे आप और बढ़ाओगे तो भी बढ़ता जाएगा। एंड देन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके नाम की वाइट लाइट जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स यानी वेबग्योर के अंदर डिस्पर्ज हो जाती है। रीज़न क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो प्रिज्म का वो सब तरीके की लाइट यानी वेबग्योर सबका डिफरेंट होता है, तो आपका सबके लिए डिफरेंट होता है, इसलिए वो सब डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट बेंडिंग शो करते हैं, क्योंकि सबकी वेवलेंथ जो होती है डिफरेंट होती है, सबकी स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट कलर्स जो है वो अपनी अपनी अमाउंट से डिफरेंटली बेंड कर जाते हैं। ऑर्डर ऑफ कलर्स वेबग्योर। अब आपकी वायलेट है वो मैक्सिमम डेविएशन दिखाता है, क्यों, क्योंकि आप देखो जो रेड है ना, बेसिकली रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, स्पीड मिनिमम होती है, वेवलेंथ उसकी मैक्सिमम होती है, स्पीड मिनिमम होती है रेड कलर की, और वायलेट का उल्टा हो जाता है। इस वजह से आपकी जो वायलेट है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी मैक्सिमम डेविएशन होती है, और रेड की आपकी मिनिमम डेविएशन होती है। कोज ऑफ डिस्पर्जन आपका जो म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो वॉयलेट का, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपका रेड का। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है। इसके बाद रेनबो की मैं बात करती हूँ। रेनबो क्या होता है, बेसिकली रेनबो आपका रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन तीनों फिनोमिना से बना होता है। एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जब ये तीनों फिनोमिनाज होते हैं तो हमें एक रेनबो दिखाई देता है। प्राइमरी रेनबो क्या होता है, रेड बाहर होता है उसके और वायलेट इनसाइड होता है, यानी इस तरीके से आपकी सीक्वेंस बनती है वेबग्योर की, और ये आपकी इसमें एक ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, इसलिए ऐसा बनता है। सेकेंडरी रेनबो की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा फेंटर होता है, यानी कि थोड़ा सा लाइट कलर्स का होता है, यानी एक तरीके से पेस्टल रेनबो आपका फॉर्म्ड ड्यू टू 2 इंटरनल रिफ्लेक्शंस, यानी यहाँ पे 2 इंटरनल रिफ्लेक्शंस होती हैं, और जो कलर का ऑर्डर होता है वो भी रिवर्स हो जाता है, यानी यहाँ पे आपका बाहर वायलेट होता है और अंदर रेड होता है। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में दिया होता है। स्कैटरिंग क्या होती है, बेसिकली ये एक फिनोमिना है जो आपकी लाइट वापस से रीडायरेक्ट हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी ये इंटरेक्ट करती है जब छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ, तो उनकी डायरेक्शन रीडायरेक्ट यानी चेंज हो जाती है। अब जितनी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी होगी लाइट की 1/λ, यानी आपका जितना ज़्यादा लैम्डा की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी, ठीक है। और शॉर्टर वेवलेंथ जो होगी, यानी जो छोटी वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा स्कैटरिंग शो करेगी, यानी कि जो वायलेट कलर है वो ज़्यादा स्कैटर होगा एज़ कम्पेयर टू रेड। तो रेड जो आपका वो मिनिमम स्कैटरिंग शो करेगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो बड़ी है, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है।
उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या है, तभी आपका जो स्काई का कलर है वो ब्लू होता है, और रेड कलर तब आता है जब सनराइज और सनसेट का टाइम होता है, ठीक है। देन स्फेरिकल लेंसेज की मैं बात करूँ, स्फेरिकल लेंसेज आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों हो जाते हैं जब हम दो स्फेरिकल मिरर्स को या सर्फेसिस को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, जैसे कन्वेक्स को इस तरीके से और कनकेव लेंस कुछ इस तरीके का होता है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ आपका बेसिकली ये हो जाएगा रे पासिंग थ्रू ओगोस, यानी जब मैं ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती हूँ रे को तो वो अनडेविएटेड जाती है, और प्रिंसिपल एक्सिस आपकी वही लाइन होती है, प्रिंसिपल फोकस आपका वही होता है जब आपकी पॉइंट पर पैरेलल रेज जो है वो कन्वर्ज या डाइवर्ज करती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना उल्टा हो जाता है, जो कॉनकेव मिरर था वो आपका कन्वर्जिंग था, इसलिए ये डाइवर्जिंग है, कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग हो जाता है, ठीक है। देन फोकल लेंथ हमें पता ही है, ऑप्टिकल सेंटर और उसमें से कितना ओवर एफ के अंदर से जो ओवर एफ यानी ऑप्टिकल सेंटर और आपका जो फोकस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वही आपकी फोकल लेंथ होती है। ऑप्टिकल सेंटर आपका कुछ ऐसा होता है, देखो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से जब पास करेगी तो एज इट इज़ जो पैरेलल जाएगी वो फोकस पे जाकर कन्वर्ज कर रही है, इस केस के अंदर जो फोकस से पास करेगी वो पैरेलल चली जाएगी। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यानी यहाँ पे कन्वर्जिंग हो रही है, यहाँ पे आपकी डाइवर्ज होगी क्योंकि आपका कॉनकेव लेंस है, जो पैरेलल गई वो इस तरीके से फोकस से अपीयर हो रही है डाइवर्ज होने के लिए, और जो आपकी इस तरीके से गई वो आपकी यहाँ पर सीधी चली गई, ठीक है। ये जनरली आपको एक दिखा रखा है, अगर ये सेंटर से पास करती तो ऐसे ही जाती, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, इमेज फॉर्मेशन है, कॉन्वेक्स लेंस स्टेबल है, अगर इन्फिनिटी पे होगी तो फोकस पे बनेगी, फोकस पे होगी तो इन्फिनिटी पे बनेगी, अगर 2f यानी कि जो आपका बेसिकली जो 2f के पीछे होगी, बियॉन्ड होगी, यानी इन्फिनिटी से 2f के बीच में, तो आपकी f और 2f के बीच में, यानी यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। और अगर आपकी यहाँ पे होगी बियॉन्ड 2f तो बिटवीन f एंड 2f बन जाएगी, ठीक है। अगर बिटवीन f एंड 2f होगी तो आपकी बियॉन्ड 2f बन जाएगी, यानी कि अगर बिल्कुल वैसा सा सिमिलर है जैसा कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए था, वैसा कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। अगर आपकी f एंड 2f के बीच में होगी तो आपकी यहाँ पे कहीं पे इमेज बन जाएगी बियॉन्ड 2f, और अगर आपकी 2f पे होगी तो 2f पे ही बनेगी। और एक जैसे वहाँ पे एक्सेप्शन था वैसे यहाँ पे भी है, अगर O और F के यानी इसके बीच में होगी तो आपकी सेम साइड पे बन जाएगी इमेज, ठीक है, यानी कि इधर बनेगी आपकी जो इमेज है पीछे बनेगी, ठीक है। अब देखो जो आपका कॉनकेव मिरर था उसमें आपकी इमेज यहाँ पे बन रही थी, इसीलिए वो वहाँ पे बनी थी एक्सेप्शन वाले केस में। यहाँ पे इस वाले केस में आपकी नॉर्मली तो इधर ही बन रही है इमेज, अब आपकी इमेज इस साइड पे बनेगी, यानी सेम साइड पे बन जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मैं देखो सब रियल और इन्वर्टेड बनेंगे एक्सेप्ट फॉर ये वाला केस वर्चुअल और डायरेक्ट। यहाँ पे भी सेम है, आपके यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज पे जब 2f पे है, देन एनलार्ज्ड और फिर हाईली एनलार्ज्ड। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो कॉनकेव मिरर के अंदर, यानी इसके कॉनकेव लेंस के अंदर, यहाँ पे आप कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट को, आपकी जो इमेज बनेगी वो O और F के बीच में बनेगी, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, यानी इसके पीछे कहीं पे कोई इमेज नहीं बनेगी, इमेज आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपने याद रखना है, और साइन कन्वेंशन दोनों में यूज़ करना है आपने, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों के अंदर। एंड देन आपके पास है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपका वही है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ इक्वल टू v/u, यानी कि आपका जब मैग्निफिकेशन मोर देन 1 होगा तो आपकी इमेज एनलार्ज्ड बनेगी, लेस देन 1 तो डिमिनिश्ड बनेगी। m अगर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि -v और -u आ रहा है ना, अब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो -c है, यानी -v आ रहा है, यानी सेम साइड पे बन रही है। सेम साइड पे तो तभी बनेगी ना जब वर्चुअल बनेगी, रियल थोड़ी सेम पे बनेगी, रियल तो आगे बनेगी क्योंकि अब लेंस है, मिरर नहीं है, ये याद रखो। तो m आपका नेगेटिव आया तो समझ जाओ कि रियल इमेज है, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला है, वो क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसको आपने एज इट इज़ बहुत अच्छे से याद रखना है।
ठीक है। तो 1/f यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू μ-1, जो आपका म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आपका 1/r1 - r2, r आपका वो डिस्टेंस है जो कि 2f और उसके बीच में है, o के बीच में, ठीक है। तो ये रेडाई ऑफ कर्वेचर बेसिकली आपका हो जाता है, और म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि आपका लेंस का मटेरियल का है। डेविएशन एक लेंस कितनी प्रोड्यूस करता है वो देख लेते हैं। लेंसेज जो हैं वो डिविएट लाइट बाय रिफ्रैक्शन एट बोथ सर्फेसेस, दोनों सर्फेसेस पे रिफ्रैक्शन होती है, इसकी वजह से डेविएशन होता है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करती हैं, कॉनकेव डाइवर्ज करती हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्ज कर रहा था और कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्ज कर रहा था। डेविएशन डिपेंड करती है फोकल लेंथ कितनी है, कर्वेचर क्या है, और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मटेरियल का। देन ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस के अंदर क्या है, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज डाइवर्ज द लाइट, यानी उस जो लेंस है उसकी कितनी पावर है, वो उसकी कितनी शक्ति है कि वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है किसी लाइट को। तो आपका फॉर्मूला हो जाता है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f, यानी कि मेरा फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर कम, फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा, ठीक है। इसका यूनिट आपका डायोप्टर होता है, डी से दिखाते हैं। फोकल लेंथ को हम मीटर्स में लेते हैं, ये याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव आती है और कॉनकेव की नेगेटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्ज कर रहा है और कॉनकेव आपका डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। सिल्वरिंग ऑफ लेंस की बात करूँ तो प्रोसेस ऑफ कोटिंग वन सर्फेस विद सिल्वर, यानी जब मैं एक सर्फेस को सिल्वर से कवर कर दूँ तो उसे मैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस कहती हूँ। इससे आपका लेंस जो है वो पार्शली एक मिरर की तरह काम करता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम देखते हैं। कटिंग ऑफ लेंस की बात करूँ, अगर मैंने मेरे लेंस को परपेंडिकुलरली काटा है, यानी कि मेरा ये लेंस है, इसको मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी इस तरीके से काटा है, अब मेरा कुछ इस तरीके का लेंस रह गया है ना, तो प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉनकेव की तरह रह गए, तो इसकी पावर जो होती है वो आधी हो जाती है, फोकल लेंथ इसकी डबल हो जाती है 2f, पावर आधी, और जो इसकी अपर्चर क्योंकि कम हुआ इसलिए इसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, इमेज पोजीशन भी डिफरेंट होगी। अगर मैं इसको इस तरीके से कट करती हूँ, इस लेंस को ऐसे कट करती हूँ, तो मेरा कुछ इस तरीके का बनता है। इसमें पावर भी सेम, फोकल लेंथ भी सेम रहती है, पर इंटेंसिटी आपकी कम, इंटेंसिटी दोनों में कम। यहाँ पे आपकी फोकल लेंथ डबल, पावर आधी, यहाँ पे पावर और फोकल लेंथ सेम रहती है। आई होप इट्स क्लियर। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं विच इज़ योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान से देखो तो क्या है, अगर आपकी दो केसेस होते हैं यहाँ पे, आपकी इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रही है, दूसरा केस है अगर आपकी जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है। अब यहाँ पर ना हम दोनों केसेस को क्यों काउंट करते हैं, हम क्यों चाहते हैं हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बने और हमारी जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस से बने। अगर इन्फिनिटी पे बनती है ना तो हमारी आईज़ को कोई स्ट्रेन नहीं आता है, कोई भी स्ट्रेन नहीं होगा उस इमेज को देखने में। अगर मैं लीस्ट डिस्टेंस यानी हमारी आई के लीस्ट डिस्टेंस जो कि 25 सेंटीमीटर है वहाँ पे इमेज को बनवाती हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगी, सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं 25 से पास बनाती हूँ ना इमेज तो मेरे को मैग्निफिकेशन तो बहुत अच्छी मिलेगी पर मेरी आईज़ जो है उसे देख नहीं पाएंगी क्योंकि आईज़ की पावर से ये बियॉन्ड हो जाएगा, है ना। देन सिंपल माइक्रोस्कोप आता है, कंपाउंड आता है और फिर आपका टेलीस्कोप आता है। वो दोनों सारे पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या है, जब हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके देखना है, इसमें एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है और आपकी मैग्नीफिकेशन हो जाती है। यहाँ पे देखो इस तरीके से होता है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो मेरे को विद इन द फोकस लेना है, यानी मान लो यहाँ पे फोकस है तो इसके इधर ही होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को मैंने रखना है, एक पैरेलल रे इस तरीके से होगी और ये आपकी इस तरीके से पास कर जाएगी और जब मैं अपीयर होगी तो मैं इसको ऐसे जोड़ के बहुत ही इरेक्ट, वर्चुअल और बहुत ही इनलार्ज्ड इमेज मुझे दिखाई देगी। और अगर ये तब है जब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा ना, अगर मुझे 25 सेंटीमीटर पे चाहिए यानी लीस्ट डिस्टेंस पे चाहिए तब ये कुछ इस तरीके से करेगा और मुझे 25 सेंटीमीटर पे एग्जैक्टली डी है ना, ये 25 सेंटीमीटर होता है तो इसको मेरे को एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर पे मुझे ये इमेज दिखाई देगी। एंड अगर मुझे 25 सेंटीमीटर पे नहीं, मुझे मेरी आँखों में कोई स्ट्रेन नहीं चाहिए, मान लो मेरे को कोई बहुत ज़्यादा अच्छी मैग्नीफिकेशन नहीं चाहिए बट हल्की सी मैग्नीफिकेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं अपने इस लेंस को उस तरीके से एडजस्ट करूँगी कि मुझे इन्फिनिटी पे इमेज चाहिए, मुझे कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए मेरी आँख को, ठीक है। तो फिर ये कुछ इस तरीके से बनाएगा और मेरे को इन्फिनिटी पे इमेज दिखेगी। मैग्नीफिकेशन ज़्यादा अच्छी यहाँ पे आएगी
बट यहाँ पे आपका आंखों में कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। और यहाँ पे आपको जो फॉर्मूलाज याद रखने हैं वो बेसिकली क्या है, जब मैं इन्फिनिटी पे बना रही हूँ यानी जब कोई स्ट्रेन नहीं जाती तो मेरी मैग्निफिकेशन इसके बराबर है D/F। एफ आपकी फोकल लेंथ है और आपकी D आपका 25 सेंटीमीटर है हर बार D की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, जो कि आपका लीस्ट डिस्टेंस होता है। अगर मेरे को इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे चाहिए यानी सबसे ज़्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो मेरी मैग्निफिकेशन बेसिकली 1 + D/F है। मान लो मेरी D/F की वैल्यू आ रही है कि 4 आ रही है, मैग्निफिकेशन 4 दिख रही थी, मुझे यहाँ पे 5 दिखेगी। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, आपकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और एक आई पीस होगी, यानी कि दो तरीके के होंगे यहाँ पर। एक ऑब्जेक्टिव होगा जो कि आपका ऑब्जेक्ट के पास रखा जाएगा, एक आई पीस होगा जो कि मेरी आँख के पास रखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस की मुझे छोटी फोकल लेंथ चाहिए और आई पीस की मुझे एक बड़ी फोकल लेंथ यानी लॉन्गर फोकल लेंथ चाहिए, यानी इसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी पावर कम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली होगा कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव होगी एक रियल, इन्वर्टेड और एक बड़ी इमेज बनाएगी। रियल होगी इमेज, उल्टी होगी और एनलार्ज्ड होगी, और आई पीस आपका सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करके आपको थोड़ी सी और बड़ी इमेज, आप यहाँ पे देखो इस तरीके से गई आपकी इमेज, ठीक है। यहाँ पे आपकी इमेज बनती है एंड देन उसके बाद आपकी इमेज बनती है एंड देन वो वहाँ पे जाकर एक कॉन्वेक्स लेंस होगा जो कि आपका सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह पड़ा होगा एंड देन इसको वो यहाँ पर आके आई पीस के अंदर आपको ये दिखाई देगी उसकी मदद से, ठीक है। यहाँ पे आपकी मैग्नीफाइंग पावर जो होगी, अगर आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर ये होगी L। यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है, ट्यूब लेंथ जिसे कहते हैं। FO यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ इंटू D आपका मिनिमम डिस्टेंस FE। फाइनल इमेज अगर आपकी D पे बन रही है यानी कि आपकी 25 सेंटीमीटर पे बन रही है आपकी मिनिमम डिस्टेंस पे, तो आपकी मैग्नीफिकेशन L/FO 1 + D/FE हो जाएगी। FE यहाँ पे वही आई पीस की फोकल लेंथ है, FO आपकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है। देन आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब फ़र्क क्या है, वहाँ पे मुझे उसे मैग्नीफाई करके देखना था, यहाँ पे मुझे बड़े दूर की, वहाँ पे तो मैंने फोकस से विद इन द फोकस रखा मेरे ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, उसको मुझे देखना है, वो है चीज़ बड़ी ही है बट वो दूर है इसलिए मुझे छोटी लग रही है, तो इसमें फ़र्क तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना हम दूर की चीज़ों को दो तरीके से देख सकते हैं, एक रिफ्रैक्शन से भी देख सकते हैं, एक हम रिफ्लेक्शन से भी देख सकते हैं, दोनों तरीके से देखेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है पहला, रिफ्रैक्शन से कर रहे हैं डिस्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, स्टार्स वगैरह को। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हम ऑब्जेक्टिव और आई पीस अगैन होगी, बट फ़र्क क्या होगा, वहाँ पे मेरे ऑब्जेक्टिव की कम फोकल लेंथ थी, ज़्यादा पावर थी, यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा फोकल लेंथ है, इस बात पे गौर करना। और आई पीस की कम फोकल लेंथ यानी ज़्यादा पावर चाहिए होगी, यहाँ पे मेरा उल्टा था, ठीक है ना। और आपकी यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, उल्टी बनेगी, ये बात आपको याद रखनी है। आपकी जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड होगी और आपकी वर्चुअल होगी और काफ़ी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, जैसी आपको दिखाई दे रही है वैसी नहीं होगी। और नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी कि जब मेरे को नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर अगर मुझे देखना है, यानी इन्फिनिटी पे तो इमेज नहीं चाहिए, अब मुझे नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर मुझे मिलेगी मैग्नीफिकेशन FO/FE। और फाइनल इमेज जब मुझे D पे मिल रही है यानी 25 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जब मुझे मिलेगी, उस केस के अंदर जो मेरे को मैग्नीफिकेशन मिलेगी वो मिलेगी FO/FE इंटू 1 + FE/D। आई होप इट्स क्लियर। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है और ये आपकी जब आपकी फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे मिल रही है, ये आपका कुछ इस तरीके का डायग्राम है। यहाँ पे इन्फिनिटी से आ रही हैं ये रेज, इस तरीके से कन्वर्ज करके एक इमेज बन रही है, उसको फिर हमारी आई दिखा रही है और यहाँ पे आपकी कहीं पे नीचे यहाँ पे इमेज बन जाती है, ठीक है, काफ़ी मैग्नीफाइड इमेज बनती है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, अब मैं रिफ्लेक्शन को यूज़ करके भी दूर की सब्सटेंसेस को देख सकती हूँ। यहाँ पे एक सेकेंडरी मिरर और एक ऑब्जेक्टिव मिरर चाहिए होता है, ये आपका आई पीस होता है। यहाँ पे इन्फाइनाइट, ये बहुत छोटा होता है साइज़ के अंदर, यहाँ पे आपकी इन्फाइनाइट से आ रही होती हैं, देन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं एंड देन ये इस तरीके से आपकी आंखों के अंदर दिखाई देती है, ठीक है। कुछ इतनी उसकी लेंथ आपको दिखाई देगी सब्सटेंस की। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको प्रिंसिपल क्या है यूज्ड, यहाँ पे रिफ्लेक्शन यूज़ हो रही है इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन,
ठीक है। इसके मेन टाइप्स न्यूटोनियन और कैसिग्रीन आ जाते हैं। और आपके एडवांटेजेस क्या है, इसमें कोई क्रोमेटिक एब्रेशंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा लार्ज अपर्चर नहीं है, कम्पैक्ट सा है। ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस में अलाइनमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट है। सोचो कितना परफेक्ट एंगल चाहिए कि इसी एंगल पे सेकेंडरी मिरर आके आई पीस के अंदर जाए, तो इसमें अलाइनमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर आपकी सेम होती है जैसी आपकी रिफ्रैक्टिंग की होती है, बिल्कुल सेम आती है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।